नमस्कार, स्वागत है आपका मेरा बंधु में। आपके साथ मैं हूँ साक्षी। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन के डॉक्टर अनिमेश, जो कि प्रेसिडेंट है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे सर लेबर लॉस के बारे में। लेबर लॉस क्या है, क्योंकि लोगों को ना पता ही नहीं है लेबर लॉस क्या है। तो आज शुरुआत उससे करते हैं। देखिए, लेबर लॉज जो है वो आमतौर से जो है श्रमिकों के लिए है, और जो खासतौर से असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए। और इसका इतिहास 1926 से शुरू हुआ था। तकरीबन हिंदुस्तान में 100 साल पहले ये कानून बनने शुरू हुए। और आमतौर से श्रमिक लोग जहाँ पर काम करते हैं, काम का जो परिवेश है, काम के जो वातावरण है, सुरक्षा का सवाल है, कितने घंटे काम करेंगे, उनके सामाजिक और स्वास्थ्य की सुरक्षा, ESI और प्रोविडेंट फंड है, उनको सालाना जो बोनस मिलना चाहिए, वो उनकी जो नौकरी, कितने घंटे नौकरी करेंगे। आमतौर से लेबर लॉज जो होता है 8 घंटे नौकरी की बात करता है। उनको कितना वेतन मिलेगा, उनको किस तरह से उनको छुट्टियां मिलेंगी, ये सारे जो कानून है, इनको आमतौर से मोटे तौर से हम लोग श्रम कानून या लेबर लॉज बोलते हैं। अच्छा, इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है इन जनरल अगर बात देखिए, ये 2 तरह से इम्प्लीमेंट होता है। एक तो केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए अलग से कानून है, और राज्य सरकार के लिए ये अलग से कानून है। यानी कि संविधान के ये कंकरेंट लिस्ट में है, और राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए रखते हैं और केंद्रीय सरकारों के कर्मचारियों के अलग है। इनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अथॉरिटी है, श्रम दफ्तर है, और कुछ अथॉरिटी भी है। उनका एक क्वासी जुडिशियल पावर होता है। वो कुछ जगह में कुछ सवालों में वो लोग फैसला भी देते हैं, जिनका एक मान्यता होती है। किस तरीके के फैसले? जैसे अब दिल्ली सरकार के लिए है एक अथॉरिटी है दिल्ली सरकार में, वो उसको मिनिमम वेजेस अथॉरिटी कहते हैं या पेमेंट ऑफ वेजेस अथॉरिटी कहते हैं। अगर मिनिमम वेजेस किसी मजदूर को अगर न्यूनतम वेतन नहीं मिलता, तो दिल्ली का जो न्यूनतम वेतन तय है, अगर वो न्यूनतम वेतन नहीं मिलता तो उसके लिए अलग से अथॉरिटी है। वो फिर दोनों पक्षों को, मालिक और मजदूर दोनों पक्षों को बुलाकर बातचीत करता है और उसके बाद वो इम्प्लीमेंट कराता है। तो उसके पास एक क्वासी जुडिशियल पावर है, उसकी एक मान्यता है। उसको सिर्फ आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। उसी तरह ग्रेचुइटी के लिए भी एक अथॉरिटी है। तो ये दिल्ली सरकार में भी है, राज्य सरकार में भी, और ये केंद्र सरकार में भी है। अच्छा, तो जैसे अभी जब मैं आई आपसे मिली तो आप बात कर रहे थे कि हर लॉ लेबर के लिए अलग अलग यूनियंस है। जैसे हर अलग अलग लॉ भी इम्प्लीमेंट होते हैं, जैसे कि हाइजीन के लिए अलग हो गया, कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स के लिए अलग हो गया। उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। नहीं, देखिए, लेबर लॉस तो एक बड़ा वो है, वो बड़ा पिक्चर है। बड़ा पिक्चर। उसके अंदर बहुत सारे तरह के वर्कर्स होते हैं। अब इंडस्ट्रियल वर्कर है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है, अब हॉस्पिटल बेस्ड वर्कर है। अब हॉस्पिटल में या इंडस्ट्री में हम लोग ठेका मजदूर भी देखते हैं, परमानेंट मजदूर भी देखते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का अलग कानून है, कंस्ट्रक्शन वर्कर का, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का BOC कानून है। फैक्ट्री के अंदर जो लोग काम करते हैं उनके लिए अलग से फैक्ट्री एक्ट है, उनके लिए अलग से। तो कुछ कानून तो कॉमन है, कुछ कानून जो है स्पेसिफिक इंडस्ट्री बेस्ड या वर्क बेस्ड कानून भी है। और आप किसकी देख रेख करते हैं? आमतौर से IFTU तो, या जैसे अब मेरा निजी रोल या IFTU का, तो ओवरऑल एक फेडरेशन है। हाँ जी। और उसके नीचे 3-4 सेक्टर्स में हम लोग काम करते हैं, जिसमें एक सेक्टर है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, एक सेक्टर है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, खासतौर से हॉस्पिटल बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, अस्पतालों में जो ठेका मजदूर काम करता है। एक बड़ा सेक्टर है दिल्ली का जो फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले मजदूर हैं। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं। प्लस जैसे साइकिल और ई-रिक्शा का सेक्टर है, या क्लब्स हैं, दिल्ली में बड़े बड़े क्लब्स हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट है, उस तरह के वर्कर्स को भी हम लोग डील करते हैं। अच्छा, तो जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर की अगर हम बात करें या हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात करें, तो जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर आते होंगे, है ना? थोड़ा सा ये ना लोगों को हमेशा कंफ्यूजन होती है इसमें कि जैसे अभी जो हमारा पार्लियामेंट बना उसमें जो भी लेबर काम कर रही थी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है या क्या है? मतलब कैसे चूज होता है, क्या चुनाव इनका किस तरीके से होता है? कैसे आप चुनते हो कि अच्छा ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर बनेगी, ये
परमानेंट लेबर बनेगी, थोड़ा सा इसके बारे में। ये असल में ये तो अथॉरिटी का सवाल है या ये सरकार का सवाल है। अब जब कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो कोई भी प्रोजेक्ट में वो तो उनके ऊपर है कि वो प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। किसके ऊपर है? ये जो गवर्नमेंट के ऊपर है। जो गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट लेके आता है तो वो प्रोजेक्ट में अब गवर्नमेंट परमानेंट एम्प्लॉइज लाएंगे या कॉन्ट्रैक्ट, ये गवर्नमेंट या उस प्रोजेक्ट के जो इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर होता है कि वो परमानेंट मजदूर लाएगा या ठेका मजदूर लाएगा। ठीक है। ज्यादातर क्या यूनिफॉर्मली कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ये चला है, चाहे वो कि वो मोस्ट ऑफ द वर्कर प्रोबेबली 95 मोर देन 95% ऑफ वर्कर्स ये जो है ये सब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं। वो जैसे काम खत्म हो गया वो खत्म हो, या पेटी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, जॉब बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स कि भाई आपने जो है ना शटरिंग का काम करना है तो शटरिंग का काम 1 महीने में खत्म हो गया, उसकी छुट्टी। और फिर उसके बाद उनका क्या होता है? फिर बहुत मुश्किल है, काम को ढूंढते हैं। वो काम ढूंढते हैं, वो काम ढूंढते हैं, कोई और काम नहीं मिला। तो उसके लिए यूनियन आती है। फिर यूनियन का तो यूनियन का तो 2 काम है। देखिए यूनियन का जो प्राइमरी काम है कंस्ट्रक्शन उसमें कि कॉन्ट्रैक्ट जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है इनका सेफ्टी का एक सवाल, बड़ा सवाल है। दूसरा इनके ऊपर लॉज इम्प्लीमेंट हो रहे नहीं हो रहे, जैसे उनको मिनिमम वेजेस मिलता है नहीं मिलता, उनको ईएसआई का कवरेज है या नहीं है, उनको एक्सीडेंट बेनिफिट मिलता है नहीं मिलता, क्योंकि इस सेक्टर में बहुत एक्सीडेंट प्रोन सेक्टर है। सेफ्टी के नाम में अगर बहुत बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, सेंट्रली होते हैं, अदरवाइज मेजॉरिटी जो प्रोजेक्ट होता है उसमें सेफ्टी नाम का कुछ नहीं होता। ना उनको हेलमेट मिलता है, ना उनको बेल्ट मिलता है, ना उस तरह की सेफ्टी प्रिकॉशंस ली जाती है, ना उनके अंदर कोई फायर का कोई सिस्टम होता है। अच्छा, प्लस क्या होता है, वो पेटी कॉन्ट्रैक्टर, एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वो फिर उसको 4, 6, 5 पेटी कॉन्ट्रैक्टर ले आता है, उनका शोषण तो और भयंकर है। तो यहाँ पर एक यूनियन का एक रोल है जहाँ पर उनकी सुरक्षा का सवाल, लॉज के इम्प्लीमेंटेशन का सवाल। तो ये यूनियंस जो है, अगर हम यूनियन की बात करते हैं, कितने यूनियंस हैं, आप कुछ आइडिया है? बहुत मुश्किल है। कितने कंस्ट्रक्शन वर्कर में? कंस्ट्रक्शन वर्कर में अभी यूनियन 120। ये सिर्फ दिल्ली की बात कर रहे हैं? ये दिल्ली की बात कर रहे हैं, सिर्फ दिल्ली की बात है। और लेबर कितनी होगी, कुछ आइडिया? दिल्ली में जो सबसे लार्जेस्ट सेक्टर है वो है कंस्ट्रक्शन वर्कर। अच्छा, लार्जेस्ट सेक्टर है कंस्ट्रक्शन, वो मतलब वर्कर के तौर से अगर हम देख ले, दिल्ली गवर्नमेंट का अपना आंकड़ा है कि 11 से 12 लाख का अपना आंकड़ा है। हम लोगों का आंकड़ा है 15 से 16 लाख का आंकड़ा है। इट्स द लार्जेस्ट सेक्टर। और हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर लेबर के बाद सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो कंस्ट्रक्शन वर्कर का सेक्टर है। अच्छा, एग्रीकल्चर लेबर इनकी देख रेख के लिए यूनियन है। दिल्ली में रजिस्टर्ड यूनियन इतने हैं, 120 यूनियन है। हाँ। तो ये यूनियन किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर की? क्योंकि अभी आपने बताया कि ये जो यूनियन है ये हेल्प करते हैं, उनके लॉज फॉर्म कैसे हो, उनको कैसे हेलमेट मिले। लेकिन आज भी हम देखते हैं, अगर मैं कहीं भी साइट पे चले जाऊं, उनकी कोई सेफ्टी, उनका हाइजीन का, बहुत सारी महिलाएं हैं जो वॉशरूम जाने के लिए भी परेशान है, बट उनके पास ऑप्शन नहीं है, तो वो वहाँ काम कर रही है। तो इन सब का देख रेख कैसे हो रहा है? क्योंकि अभी भी तो मैं जाती हूँ कहीं तो मुझे दिखता है कि कोई सेफ्टी नहीं है, कोई हाइजीन नहीं है, खाना उनका प्रॉपर नहीं है, काम वो कभी भी कर रहे हैं। तो 2-3 तरह से देखिए, कंस्ट्रक्शन वर्कर में 2 तरह के वर्कर काम करते हैं। एक है प्रोजेक्ट बेस्ड वर्कर, जो आपको जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिखेंगे, प्रोजेक्ट बेस्ड, और एक है सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, जो आमतौर से बड़े घरों में या कोठी बनाते वक्त हम लोग देखते हैं, दुकानें बनाते वक्त, छोटी मोटी बिल्डिंग बनाते वक्त, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो खुद ठेका लेते हैं, वो काम करते हैं। तो दिल्ली गवर्नमेंट के पास एक बॉडी है जिसको हम लोग बोर्ड कहते हैं, कंस्ट्रक्शन है बिल्डिंग वर्कर्स का एक बोर्ड है। उस बोर्ड में ये होता है कि भाई जो बिल्डिंग बनने का जो कॉस्ट होता है, ये बीओसी एक्ट है, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट है, उस एक्ट के तहत कि 1% कॉस्ट का सेस जमा करना होता है। अच्छा, बोर्ड में किसको जमा करना होता है? बोर्ड में, जो बोर्ड इज अंडर दिल्ली गवर्नमेंट, तो बोर्ड में जमा करना होता है। और वो बोर्ड जो होता है, वो जो पैसा होता है, दैट इज वो सोशल सिक्योरिटी ऑफ द वर्कर्स। उनके पानी की सुविधा होनी चाहिए, उनका एक्सीडेंट बेनिफिट होना चाहिए, उनके बच्चों की पढ़ाई की सुविधा होनी चाहिए, उनके जो है एक्सीडेंट व मैटरनिटी बेनिफिट्स, ये सारे उसके अंदर हैं।
तो ज्यादातर मैं सब लोगों की बात कौन क्या हाँ, कर रहा है नहीं कर रहा मैं बोलूं, बिल्कुल। लेकिन हम लोग जो करते हैं तो दो चीजें हम लोग करते हैं। एक तो जहां पर एक्सीडेंट इस तरह का होता है वहां पर हम लोग इंटरवीन करने की कोशिश करते हैं। वहां पर जाके जो है कोई घेराव हुआ वो धरना प्रदर्शन के जरिए से अगर एक्सीडेंट विक्टिम है तो उसके फैमिली को प्रॉपर कॉम्पेंसेशन मिले। और दूसरा ये है कि जिसके हाथ पैर टूट गए उसको कम से कम अगर 3 महीना बैठा है तो उसको मिलना चाहिए। तो एक तो ये है, और दूसरा है कि हम लोग बोर्ड में जो है प्रेशराइज करते हैं जो बेनिफिट्स हैं, ये बेनिफिट्स मजदूरों को लागू किया जाए। उसमें एक बेनिफिट ये होता है, स्कूल में अगर उनके बच्चे दिल्ली सरकार के स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको बोर्ड के जरिए से वो मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है। हर मंथली स्कॉलरशिप होता है, उसका भी एक ग्रेडेशन है। 5 साल के 5 क्लास से नीचे, 5 क्लास से 8 क्लास, 9 क्लास के ऊपर। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ये जो है बोर्ड की जो सुविधा है, बीओसी एक्ट में जो सुविधा है, ये सब इनको लागू करें। लेकिन मेरा जो ये मानना है, ये भी बहुत कम सेक्टर में ये लागू है। रजिस्ट्रेशन शायद 5 या 6 लाख वर्कर्स का है, 15 लाख वो है, और बेनिफिट्स भी जो है गवर्नमेंट वाला फूक के बेनिफिट्स, लेकिन वो उन तक पहुंच नहीं पाता। ठीक है, और जो हमारी यूनियन है वो इसीलिए है कि वो उन तक सुविधाएं पहुंचाए। लेकिन आपको क्या लगता है ये सुविधाएं यूनियंस के होने के बाद भी लेबर्स तक पहुंच रही है? नहीं। अगर आप इसके पीछे क्या कारण? इसका पीछे 2-3 कारण है। एक तो जो पूरा न्यूलिबरल पॉलिसी है, पूरा जो न्यूलिबरलाइजेशन का पूरा पॉलिसी है, वो पॉलिसी जो है तमाम लेबर लॉज को धीरे धीरे कमजोर कर रही है। जो लेबर इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी है, पूरा मशीनरी को धीरे धीरे जो है वो अंदर से खत्म कर रही। फॉर एग्जाम्पल, जो बोर्ड है, बोर्ड में जो तमाम कर्मचारी है, ये तमाम कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी है। कंस्ट्रक्शन बोर्ड के जो कर्मचारी, इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी जो है वो ज्यादातर, अगर ऊपर के 2-4-10 को लेके छोड़ दे, ज्यादातर जो है कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज है। एक तो ये बात। दूसरी बात है कि जो पॉलिटिकल जो पुश होना चाहिए न्यू लिबरल पॉलिसी में, जो लेबर कोड्स हैं, उस कोड्स में जो है धीरे धीरे तमाम लॉ को कम किया जा रहा है। तो एक तो कारण ही गवर्नमेंट का है। ये न्यू लिबरल पॉलिसी को एक बार थोड़ा समझाएंगे आप? देखिए, 90 के दशक में जो पॉलिसी आया, पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, हर चीज का प्राइवेटाइजेशन कर दो, पॉलिसी ऑफ कि लेबर लॉ रिफॉर्म्स करिए, पॉलिसी ऑफ की जो है मतलब आप जो जितने श्रम कानून हैं उस श्रम कानून को थोड़ा कम शिथिल करिए, श्रम कानून को जो इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी है, मशीनरी को धीरे धीरे आप कमजोर कर दीजिए। तो ये जो न्यू लिबरल पॉलिसीज है, इसमें श्रम कानून बहुत ज्यादा जो है ना, श्रम कानून को कमजोर कर दिया गया। तो ऑब्वियसली इसका एक इफेक्ट तो बोर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर पर भी पड़ा है।